हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग हुंड का अधिकतम बहुलता नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। दरअसल 1925 ईस्वी में हुंड नामक वैज्ञानिक ने परमाणु के विभिन्न उपकोष यानी सब शेल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों के वितरण से संबंधित एक नियम दिया, जिसे उनके नाम के आधार पर हुंड का नियम या हुंड का अधिकतम बहुलता नियम कहा जाता है। इस नियम में उन्होंने स्पष्ट किया क्या, जहां तक संभव होता है किसी उपकोष के ऑर्बिटलों में अयुग्म मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम मतलब मैक्सिमम होती है तथा अयुग्म इलेक्ट्रॉनों के स्पिन समदिश होते हैं। अथवा इसे इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं, कैसे? किसी उपकोष के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले एकल भरते हैं, फिर उनका युग्मन होता है। क्लियर हुआ कुछ? चलिए अब इसको सरल भाषा में समझते हैं हम लोग। दरअसल जैसा कि हम जान रहे हैं ऑलरेडी, आधुनिक परमाणु मॉडल में हम लोगों ने विधिवत इस बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया है क्या, कि प्रत्येक पदार्थ में परमाणु होता है, सूक्ष्म कण। अब परमाणु के बीच में नाभिक न्यूक्लियस और नाभिक के चारों ओर विशाल त्रिविमीय क्षेत्र, जिसमें कुछ निश्चित ऊर्जा के कोश यानी शेल होते हैं। कोश के अंदर उपकोष यानी सब शेल होते हैं और उपकोष के अंदर ऑर्बिटल यानी कक्षक होते हैं और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एक ऑर्बिटल में विपरीत चक्रण वाले अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। याद आ रहा है? अगर इसको विधिवत डिटेल में जानना है तो आप आई बटन पर क्लिक करके इसको आप देख सकते हैं। क्लियर? तो जैसा कि उसमें एक बात आ रही है कि नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा के कोश, कोशों में उपकोष, उपकोशों में ऑर्बिटल होते हैं और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। वहां हम लोगों ने ये बात विधिवत पढ़ा था कि परमाणु में 4 प्रकार के उपकोष यानी सब शेल होते हैं। एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष और एफ उपकोष यानी एफ सब शेल। क्लियर? वहां हम लोगों ने विधिवत पढ़ा था क्या, कि एस उपकोष में एक एस ऑर्बिटल होता है और एक एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2। पी उपकोष में 3 पी ऑर्बिटल होते हैं। अब 3 पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 6। इसी प्रकार डी उपकोष में 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, उनमें कुल इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 10। और एफ उपकोष में 7 एफ ऑर्बिटल होते हैं, उनमें कुल इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 14 यानी 14। याद आ गया? आधुनिक परमाणु मॉडल जो कि ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। क्लियर? अब हुंड ने यह बताया दरअसल में कि किसी भी उपकोष के ऑर्बिटलों में जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो पहले एकल भरते हैं, अकेले अकेले भरते हैं, फिर उनका युग्मन होता है। तो हुंड का नियम अगर एस उपकोष के लिए देखा जाए तो इसके लिए इसका हुंड का नियम लागू नहीं होता। कारण क्योंकि एस उपकोष में केवल एक ही एस ऑर्बिटल है, तो इस पर यह नियम लागू नहीं होता हुंड का नियम, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन जाएगा फिर उसी में दूसरा इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो कौन पहले गया कौन बाद में, ये क्लियर नहीं होता है। एनीवे, अब पी उपकोष के 3 पी ऑर्बिटल हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन का भरना है, तो यहां पर हुंड का नियम क्लियर उसकी एक्सप्लेनेशन व्याख्या देता है क्या, कि अगर सपोज करिए अब हम देखते हैं कि पी उपकोष में केवल मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन भरना हो, तो पहला इलेक्ट्रॉन, पी उपकोष के 3 पी ऑर्बिटल हैं, पहला इलेक्ट्रॉन ये चला जाएगा। मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन हो यानी P2 तरह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो पी उपकोष में सब शेल में, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो पहला इलेक्ट्रॉन ये रहेगा ऑलरेडी और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा। क्लियर? अगर 3 इलेक्ट्रॉन भरने हो, P3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो किसी तत्व का, तो 3 इलेक्ट्रॉन, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहां, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, मतलब अकेले अकेले इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 2, क्योंकि एक ऑर्बिटल हम जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 2, 2, 4, 2, 3, 6 ऐसा नहीं करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। यही हुंड का नियम है। अच्छा, 4 इलेक्ट्रॉन हो तब, तो अब स्वाभाविक है कि चौथा इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं
युग्मन करेगा, कहीं ना कहीं पेयर अप होगा। तो 1 2 ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये चौथा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? इस तरह से 5 इलेक्ट्रॉन यानी p5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो तो 1 2 3 ये 4 ये 5वां इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर? इसी प्रकार p6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो किसी तत्व का, यानी 6 इलेक्ट्रॉन भरने हो, तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये चौथा इलेक्ट्रॉन होगा, ये 5वां इलेक्ट्रॉन और ये 6वां इलेक्ट्रॉन होगा। ये कहता है हुंड का नियम कि जहां तक संभव है किसी उपकोष के ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन पहले अकेले भरते हैं, अयुग्म इलेक्ट्रॉन रहते हैं, अयुग्म इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम रहती है। अकेले इलेक्ट्रॉन रहना चाहेंगे, जब अकेले रहने की संभावना समाप्त हो जाएगी तब उनका युग्मन होगा, तब उनका जोड़ा बनता है। ये सिंपली ऐसे कह सकते हैं, जैसे सपोज करिए किसी कमरे में कोई मीटिंग रखी गई है, वहां पर 3 बेंच रखे हैं, मान लीजिए 3 बेंचों पर, हर बेंच पर 2-2 व्यक्ति मान लीजिए बैठ सकता है। अब हॉल में कोई एक व्यक्ति अगर इंटर होगा तो स्वाभाविक है कि वो पहले किसी एक बेंच पर बैठ जाएगा, अकेला बैठना चाहेगा। 2 व्यक्ति गए तो दूसरा वाला भी कहीं, अब जो 2 खाली रहेंगे उनमें से किसी पर बैठ जाएगा। ये नेचर होता है ह्यूमन बीइंग का। इस तरह तीसरा व्यक्ति अगर कमरे में इंटर होगा तो वो भी जो तीसरी बेंच खाली होगी उस पर जाकर बैठ जाएगा। अब जब चौथा व्यक्ति इंटर होगा तो उसके पास कोई विकल्प नहीं है, किसी न किसी के साथ वो जोड़ा बनाएगा, किसी न किसी के साथ वो बैठेगा, यानी पेयर बनेंगे कहीं ना कहीं। सिंपली इसी तरह इलेक्ट्रॉनों में होता है कि जब किसी उपकोष के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो पहले अकेले इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर उनका युग्मन होता है। जब अकेले भर जाएंगे उसके बाद उनका युग्मन होगा। यही हुंड का नियम है। तो एस उपकोष के लिए नियम लागू नहीं होता, लेकिन पी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन का भरना, अभी हमने जैसा बताया कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन होगा। इस तरह डी उपकोष के 5 डी ऑर्बिटलों में कुल 10 इलेक्ट्रॉन भरने, तो कैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे? पहला इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरा यहाँ जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये चौथा इलेक्ट्रॉन होगा, यह 5वां इलेक्ट्रॉन होगा, 6वां इलेक्ट्रॉन ये, 7वां ये, 8वां ये, 9वां ये, 10वां इलेक्ट्रॉन ये होगा। क्लियर? इसी प्रकार एफ सबशेल, एफ उपकोष के जो 7 एफ ऑर्बिटल होते हैं उनमें कुल 14 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो उसको हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं हुंड नियम के अनुसार। क्या? पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा, 5वां और ये 6वां और ये 7वां इलेक्ट्रॉन, 8वां इलेक्ट्रॉन, ये 9वां इलेक्ट्रॉन, ये 10वां इलेक्ट्रॉन, 11वां, 12वां, ये 13वां इलेक्ट्रॉन और ये 14वां इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? तो यही हुंड का नियम है। अब क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से कि किसी उपकोष के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले एकल भरते हैं, फिर उनका युग्मन होता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जहां तक संभव है किसी उपकोष के ऑर्बिटलों में अयुग्म अकेले इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है, तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के जो स्पिन चक्रण होंगे, अकेले जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनके जो चक्रण होंगे वो समदिश यानी समान दिशा वाले, देखिए अकेले जब थे समान दिशा वाले चक्रण थे, इनका स्पिन घूर्णन रोटेशन जो इलेक्ट्रॉन का होता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वो समान होगा। क्लियर? इस प्रकार एक दूसरे रूप में कहा जाए तो हुंड नियम दरअसल में यह स्पष्ट करता है क्या कि जिन तत्वों के सभी उपकोष या ऑर्बिटल या तो पूर्ण भरे हों या अर्धपूर्ण भरे हों वो अधिक स्थायी होते हैं। मीन्स हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर फाउंड टू बी मोर स्टेबल। क्लियर? तो अब मैं समझता हूं आपको ये हुंड नियम बखूबी क्लियर हो गया होगा। एग्जामिनेशन में अगर पूछा जाए हुंड नियम क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट करें, तो आप इसकी डेफिनेशन लिख देंगे, दोनों में से कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं और एक उदाहरण ये दे देंगे। इस तरह से इसमें बस, बाकी ये तो समझाने के लिए आपको बताया गया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, और अभी तक चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन भी दबाएं, जिससे इसी प्रकार की नई एजुकेशनल वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे। धन्यवाद।